मैनेजमेंट के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जुड़े हैं हमारे साथ। अमन जी, गुड आफ्टरनून। इस मार्केट के लिए पिछले एक महीने में सबसे शानदार चीज़ रही जिस तरीके से कच्चा तेल 110 से कोलैप्स होकर वापस 80 के नीचे आया और हमने काफ़ी बड़ी उसके बाद रिकवरी एंजॉय भी की। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट में वापस गिरावट आई है, जो कॉस्पी में गिरावट आई, नैस्डैक में जिस तरीके की गिरावट और आगे की गिरावट का रिस्क लग रहा है, क्या ये मार्केट के लिए रिस्क है या एक अपॉर्चुनिटी है? मार्केट के लिए मेरे हिसाब से रिस्क है। कई जनों का ये मानना है कि अगर जो ग्लोबल एआई ट्रेड है, डेटा सेंटर ट्रेड है, वहां पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, वहां पे बबल बर्स्ट होता है, कुछ होगा, तो वो पैसा इंडिया में आएगा। हमारा ये मानना है कि वो पैसा तुरंत इंडिया में नहीं आता है। एक बार अगर आपका प्रॉफिट भी बुक किया या लॉस बुक किया, जो भी किया, वो तुरंत वो पैसा इंडिया में तुरंत नहीं आएगा। तो अगर सेंटिमेंटली नैस्डैक अगर डाउन जाता है, जैसे आज हमने देखा कॉस्ट भी डाउन है, ग्लोबल मार्केट्स वीक होते हैं, तो इंडियन मार्केट के लिए मेरे हिसाब से तो रिस्क है। भले आगे जाके एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वो पैसा इंडिया आ सकता है। जो आज हम एफआई की सेलिंग देख रहे हैं, वो हो सकता है कि रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस इंडिया में काफी रहा है, तो एफआई का पैसा आएगा। बट नियर टर्म तो ये रिस्क है। मार्केट एक बार ग्लोबल वरिस के हिसाब से करेक्ट हो सकता है। ओके, मीनवाइल एकदम से मार्केट में एक नॉक आया, एकदम से एक बार जरा लेकर आइए जरा निफ्टी। और एक जो हल्का सा लग रहा था कि रिकवरी आ रही है, शायद वो 3 PM मूव था या जो भी है, एकदम से मार्केट वापस डे लो पर आया और इनफैक्ट अब हम फ्रेश इंटरडे लो पर हैं 23,823 पर। और एकदम से पुट ऑप्शन प्राइसेस में जंप आया और बैंक निफ्टी देखिए आप, अब करीब करीब 700 पॉइंट, जी हाँ 700 पॉइंट के करीब नीचे एकदम से फिसले और यहाँ पर एक ज़बरदस्त डिक्लाइन आई, करीब करीब 1.25% का नॉक आया मार्केट में। और ब्रॉडर मार्केट जो है वहाँ पर भी एक नॉक है। अब देखते हैं अगले कुछ मिनटों तक क्या ये चीज़ सिक्योर होती है या नहीं होती, लेकिन अभी के लिए एकदम से एक डिक्लाइन आई। अच्छा अमन जी, मैं सॉरी एक उस थीम को आगे कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मेरा सवाल थोड़ा रिलेटेड है। सिंस आपने बात की, क्योंकि आपने एआई रिवर्सल की बात की, एक आईटी में क्या व्यू बनेगा अब आपका, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस हुई है। तो यहाँ पर स्टॉक्स अभी भी 52 वीक लो के करीब है लार्ज कैप आईटी में, हालांकि मिड कैप आईटी में कुछ स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। आईटी पिछले 6 महीने से हमारे पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 0% है। एक या दो कंपनीज है हमारे पास जो प्रोडक्ट कंपनीज है, नॉट द ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज। स्टॉक्स वहां से 30-40% डाउन है। बट फिलहाल हमने अभी भी किसी में बाइंग इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि करंट जो आप अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो है कि भाई जो भी एआई मॉडल्स आ गए, उनका एक रिस्क है, उनका एक फियर है। नंबर आए नहीं आए, जब तक एटलीस्ट फियर है। लेकिन आगे जाके भी हर 3-6 महीने में कोई ना कोई नया मॉडल, कोई ना कोई अपग्रेड, कोई ना कुछ आता रहेगा। तो न्यूज़ फ्लो हमेशा इस सेक्टर में नेगेटिव रहने वाली है। तो हमारा ये मानना है कि इस सेक्टर में आपको स्टॉक्स वही लेने हैं जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हो, जो न्यू एज कंपनीज है या प्रोडक्ट कंपनीज है, नॉट द ट्रेडिशनल आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी, क्योंकि वहां पे रिस्क रहेगा। यहाँ से अगर मार्केट 10% बढ़ भी जाता है तो ये कंपनीज आपसे 10-12% रिटर्न देंगे, कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा इस सेक्टर में। एंड हेंस हमने तो कोई एक्सपोजर फिलहाल बढ़ाया नहीं है इसमें। जी हाँ, एक्सपोजर नहीं बढ़ा है, बहुत ही कॉशियस, बहुत ही आप देखें तो यहाँ पर आपका कॉशियस भी है आईटी पर। अच्छा अमन जी, सिंस क्रूड इज़ नाउ एट 77, लग रहा है कि चीज़ें सेटल हो गई हैं बिटवीन ईरान एंड यूएस। स्टिल इसराइल के बारे में नहीं कह सकते आप, बट आपकी क्रूड पे जो कॉल है उसके मद्देनज़र आप रेट सेंसिटिव पे क्या कर रहे हैं? अगर मैं ऊपर से नीचे के क्रम में चलूं तो चाहे वो सरकारी बैंक हो, बैंक्स हो, एनबीएफसीज है, यहाँ पर आप लोग अब अगले 6 महीने के लिए क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं? आफ्टर ऑलमोस्ट हिटिंग ए पैच ऑफ 126, क्रूड नाउ इज एट 77, क्या व्यू रखते हैं आप? क्रूड की वजह से रेट सेंसिटिव में हमारा पहले से ये व्यू रहा है कि इस साल मार्केट बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए काफी सारे हमारे ने पिछले साल एक्सपोजर बढ़ाया भी था। यहाँ से इंक्रीमेंटली अब हम और एक्सपोजर नहीं बढ़ा रहे। थोड़ा पीएसयू बैंक्स का वेट कम करके प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में शिफ्ट किया है, क्योंकि रेट्स थोड़े जो 10 ईयर यील्ड था इंडिया में बीच में तो 7+ हो गया था, अभी वापस कूल डाउन हुआ है। एफसीआर का भी पैसा आएगा, तो उस हिसाब से जो लगा था कि हम काफी सारी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस साल बैंकिंग स्टॉक्स में, वो फिलहाल अब नहीं कर रहे हैं। तो खाली रिलेटिव शिफ्ट कर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स से निकल के थोड़ा एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक्स ले रहे हैं। ओके, अमन जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। जब आईटी पर प्रश्न पूछा था सर आपसे, तो आपने कहा था कि न्यू एज आईटी स्टॉक्स में रहना ही सही रहेगा। अभी ओवरऑल न्यू एज स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? ओवरऑल ये स्पेस कैसे
आप देखते हैं आप इसको, आज मीशो 8% अप है, नौकरी में अच्छे मूव्स हैं, फिजिक्स वाला अच्छा कर रहा है, तो इस स्पेस को लेकर आपका नजरिया फिलहाल क्या बन रहा है? पॉजिटिव है क्योंकि ग्रोथ यहीं पे है। खाली इस सेक्टर में एक ही कंसर्न रहा है वैल्यूएशंस का। तो जो भी सेक्टर या जो भी स्टॉक में आपको लगता है कि भाई वैल्यूएशन जो है, प्रीमियम तो सब जगह पे, जो प्रीमियम जस्टिफाइड है उस सेक्टर में डेफिनेटली और उस स्टॉक में डेफिनेटली आप देख सकते हैं। हमको ये लगता है कि अभी भी एफआईज की काफी सारी होल्डिंग्स ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब कंपनीज में धीरे धीरे ये काफी ज्यादा पैसा वहां से निकल के ये न्यू एज कंपनीज में शिफ्ट हो सकता है। तो वो भी एक काफी कैसे पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा इस पूरे सेक्टर के लिए। अच्छा, ये रियल एस्टेट, होम इम्प्रूवमेंट, इन सब स्पेसेस पर अब आपका क्या व्यू है? क्योंकि काफ़ी यहाँ भी हमने लंबा एक अंडर परफॉर्मेंस देखा, पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ भी थोड़े से मूव्स आए हैं, लेकिन रियल एस्टेट न्यूट्रल है बट होम इम्प्रूवमेंट पे काफी पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से आपके रेसिडेंशियल सेल्स तो हो रहे थे बट इस सेक्टर में, होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर में उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं था। प्लाईवुड हो, एमडीएफ हो, टाइल्स हो, सैनिटरी वेयर हो, सब सेक्टर में सिंगल डिजिट ग्रोथ थी। यहाँ से अभी हमको पिकअप दिख रहा है ग्रोथ रेट्स में, और अगर वो होता है तो इस सेक्टर में रीरेटिंग हो जाएगी। काफी सारे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज हैं, 3-4 साल से पैसे नहीं बने हैं क्योंकि एक तो महंगे थे और ग्रोथ आई नहीं, तो काफी पी डी रेट हो गया। यहाँ से अगर ग्रोथ पिकअप हो जाए, जो हमें लग रहा है कि होनी चाहिए, देन आने वाले 6 से 12 महीने में ये सेक्टर काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, चलिए ये भी हो गया रियल एस्टेट पर। अच्छा अमन जी, जिसे कहते हैं ना, फ्लाइट टू सेफ्टी, बाजार ने आज सुबह सुबह लैच ऑन किया पूरे फार्मा को। न्यूज़ खबरों का क्रम अच्छा रहा है। और अभी कुछ देर पहले हम हेल्थ केयर स्पेस की बात कर रहे थे, कंचन से बात कर रहे थे हम हाउस व्यूज़ पर। उन्होंने कहा कि भाई प्रिवेंटिव चेकअप्स, हेल्थ केयर डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स को एक्सपेंड करने का मौका मिल रहा है। अभी आप फार्मा में और हेल्थ केयर में स्पेस में क्या व्यू रखते हैं? फार्मा में भी बहुत पॉजिटिव है। पिछले 1 साल से हमने इसका वेट बढ़ाया ही है अक्रॉस द बोर्ड। प्रिडोमिनेटली जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज है उनमें काफी एक्सपोजर इंक्रीज किया है, क्योंकि उनको करेंसी बेनिफिट भी है, और जो टैरिफ का जो कंसर्न था वो भी रहा नहीं है। और अगर टैरिफ आ भी जाता तो फार्मा में मेरे हिसाब से कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो हमने तो एक्सपोर्ट कंपनी ज्यादा की है। सीडीएमओ अभी बजवर्ड है मार्केट में, बट वहां पर बहुत सिलेक्टिव रहना है, क्योंकि 40-50 पी की कंपनी है, 1-2 क्वार्टर भी डिस्काउंट आता है तो सीधा 30-40% स्टॉक में करेक्शन आ जाता है। सो वहां पे हम एकदम सिलेक्टिव हैं। डोमेस्टिक फार्मा में ज्यादा एक्सपोजर नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न्स वहां पे, तो स्टडी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, स्टडी 10-12-15% का ग्रोथ है। बट सिंस महंगी है इसलिए पोर्टफोलियो में नहीं है। अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे भी हम देखने को रेडी है। तो ओवरऑल पूरे फार्मा बास्केट में, वhether वो एक्सपोर्ट हो, सीडीएम हो, डोमेस्टिक हो, व्यू काफी पॉजिटिव है। सकारात्मक व्यू और फार्मा स्पेस को लेकर। लेकिन अमन जी, ये एफएमसीजी पैक चलने का नाम ही नहीं ले रहा, इसकी अंडर परफॉर्मेंस कब तक जारी रहेगी? आपका व्यू क्या बन रहा है सर यहाँ पर? जब तक मॉनसून से क्लैरिटी नहीं आती एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं चलेंगे ऐसा लग रहा है। और अगर मॉनसून वीक है तो जब तक इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जो वीकनेस है उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ गया है, तब तक कोई भी आके फ्रेश एफएमसीजी में बाइंग नहीं करेगा, वैसे हमारी राय है। तो फिलहाल हम तो इसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि नियर टर्म में मॉनसून अनसर्टेनिटी भी काफी बड़ी है। अच्छा अमन जी, ये डॉलर इंडेक्स को देखते हुए मेटल्स क्रैक हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस साल का दूसरा ऐसा टाइम है जब हम मेटल्स को ऐसे क्रैक होता हुआ देख रहे हैं ना। हमारे पास एक चंक है पूरा इंडस्ट्रियल मेटल्स का, देन फेरस एंड नॉन फेरस ग्रुप। इस पर आपका टेक क्या है? इस बार का ये प्रॉफिट टेकिंग, शॉर्टिंग कितनी गंभीर नजर आ रही है आपको? जो लोग इन द मनी है वो क्या करें? एंड व्हाट अबाउट प्रीशियस मेटल्स? आई मीन फाइनली गोल्ड 147 146 की ट्रेजेक्ट्री में है वर्सेस आई थिंक ऑल टाइम हाई ऑफ 1.82 है ना, 182। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे क्या करें जहां लोग मनी इन द मनी है अभी भी? तीन इनफैक्ट मेरे इससे प्रश्न के अंश हो गए यहाँ पर अमन जी। मेटल के व्यू पॉजिटिव है। नियर टर्म डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग है। 97 का आपने जो डॉलर इंडेक्स का आज 101 हो गया, इसके पीछे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हमारा ये मानना है कि इस साल स्टील विल डू बेटर विद इन द मेटल्स पैक, एंड उस वजह से हमने स्टील स्टॉक्स पे अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। गोल्ड पे कोई फिलहाल व्यू नहीं है क्योंकि गोल्ड हम ना इतना इंडिविजुअल ट्रैक करते हैं, ना हमारा कोई एक्सपर्टीज है, और इस हिसाब से गोल्ड फाइनेंस कंपनी से भी ऐसे कोई नियर टर्म व्यू नहीं है।
कोई होल्डिंग नहीं है और कोई होल्डिंग बढ़ाने का फिलहाल तो कोई मूड नहीं है, क्योंकि ऐसा लग भी नहीं रहा है कि गोल्ड यहाँ से एकदम भाग जाएगा। अगर लगे कि भाई गोल्ड के प्राइसेस में इंप्रूवमेंट होता है तो सेंटिमेंटली डेफिनेटली दीज कंपनीज विल डू वेल, बट फिलहाल के लिए एनबीएफसीज में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज है, वेल्थ कंपनीज है, ये सब काफी कंपनीज है जिसमें हमारा एक्सपोजर है, ना कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। ओके, एक पॉसिबली आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आपने कहा कि अभी अगर ये एआई की ट्रेड रिवर्स होगी तो एक्सपीरियंस आपका ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा तुरंत भारत में आए। मेरा सवाल अब आपसे यही है कि क्या एक मान के चलें कि भारत में अभी एफआई का पैसा नहीं आएगा, और उसको लाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? क्या एक कैपिटल गेंस टैक्स कम करना, क्या ये एक रिक्वायरमेंट है या कुछ और, या फिर मान के चलें कि अभी आत्मनिर्भर ही रहेगी हमारी मार्केट? एफआईज का पैसा लाने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत है। वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, ग्रोथ रेट्स डिसेंट है, इंडिया में पिकअप होगा अभी। एक बार ये मॉनसून की क्लैरिटी आ जाए उसके बाद तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई ट्रिगर लाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स वन ऑफ द ट्रिगर्स है। कोई एक दो और दूसरे ट्रिगर्स पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो डेफिनेटली आज एफआईज में क्या है, इंडिया मार्केट इग्नोर्ड है। ऐसा नहीं है कोई बहुत नेगेटिव रखा है इंडिया पे, बट ऐसा है कि यार मेरे दूसरे मार्केट में बेटर पैसा बन रहा है तो मैं इंडिया में अभी इन्वेस्ट क्यों करूं। जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा, इंडिया में 1-2 महीने का अच्छा परफॉर्मेंस आया तो ये सब जो पैसा है वो वापस आपके रडार में दिखने लगेगा कि भाई इंडिया स्टार्टेड टू परफॉर्म, और ये पैसा अपने आप आ जाएगा और ये साइकिल पॉजिटिव हो जाएगी। ये भाई सॉरी, ये साइकिल पॉजिटिव हो जाएगी कि पैसा आ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है एंड थिंग्स विल स्टार्ट टू अगेन गेट बेटर। तो एक ट्रिगर चाहिए हमको मार्केट को फॉर एफआईज मनी टू कम बैक, और वो गवर्नमेंट कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकती है, नॉट जस्ट टैक्स, देयर कैन बी अदर थिंग्स आल्सो व्हिच द गवर्नमेंट कैन पॉसिबली डू। ओके अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय नियर टर्म और मीडियम टर्म आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।